हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री का क्लास 12th का अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन पेपर आपके लिए होने वाला है जो आज आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है। ये एग्ज़ाम जो है आपके होने वाला है 20 दिसंबर का एग्ज़ाम है। ये किसका है? 20 दिसंबर का एग्ज़ाम है जो ये होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपको अब आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बहुत मदद करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चन को आंसरों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके देखिएगा। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू जो पोर्शन है यहाँ पर, उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हिंदी मीडियम का है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न के 0.1 जलीय मोल विलयन में न्यूनतम हिमांक किसका है ना। कि निम्न के 0 पॉइंट, मतलब सभी का हमने क्या लिया है यहाँ पर, 0.m विलियन लिया है, मोलर है ना, मोलर विलियन लिया है हमने। तो इनमें से किसका जो है न्यूनतम हिमांक होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है, कब आधी अभिक्रिया पूर्ण होगी, है ना। ये 75% पूर्ण होती है 72 मिनट में, याद रखना है ना। जैसे मतलब 100% है, फिर 50% है, फिर 75% है ना। जिस 50 का 50 बच जाती है तो उस हिसाब से है ना। तो ये 72 मिनट में हो जाती है, तो अगली क्या होगी, उसकी दुगनी हो जाएगी, यानी मतलब 144 मिनट में ये यहाँ पर आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है? आधी अभिक्रिया पूर्ण होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड जो क्वेश्चन है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, मैग्नीज जो है Mn+2 जिसका परमाणु क्रमांक 25 है में उपस्थित कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो, मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3d5 है ना, सॉरी 3p 3s2 3p6 है ना। उसके बाद 4s2 3d5 होता है। लेकिन जब ये Mn2+ में होता है तो यहाँ पर से जो ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो 4s यहाँ पर 0 हो जाता है और फिर 3d5 रह जाता है। और 3d5 में जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे कैसे होते हैं? अयुग्मित होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर ये प्लेटिनम है, अमोनिया और क्लोराइड के त्रिविम समावयव की संख्या यहाँ पूछी गई है ना। त्रिविम समावयव की क्या पूछी गई? यहाँ पर संख्या पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, गैल्वेनी सेल के लिए कौन सा कथन असत्य है ना। कि गैल्वेनी जो सेल है उसके लिए कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? एनोड पर अपचयन, कैथोड पर अपचयन, एनोड पर ऋणावेशित, कैथोड पर धनावेशित। देखिए, जनरली क्या होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो एनोड पर अपचयन नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको ये युगल दिया गया है, इसमें आपको ये बताना है कि किस प्रकार की समावयता है, कि बंधनी समावयता है, हाइड्रेट समावयता है, आयन समावयता है या उप सह संयोजन समावयता है। तो यहाँ पर कैसी समावयता है? ये आयनन समावयता है। कैसी समावयता है? ये आयनन समावयता हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉस्जीन, इनमें से कौन सी गैस है जो फॉस्जीन? तो COCl2 क्या है? फॉस्जीन गैस है। उसके बाद बात करते हैं एट क्वेश्चन की, ताप में थोड़ी वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग तीव्रता से बढ़ जाता है, रीजन बताइए। सक्रिय अभिकर्कों की संख्या में वृद्धि हो जाती है इस कारण, संघटकों की संख्या बढ़ जाती है इस कारण, मुक्त पथ की लंबाई बढ़ जाती है या अभिक्रिया उसमें बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा संघटकों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है, जो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 2 ब्रोमो है ना,
ये 1 2 3 4 ना, तो 2 ब्रोमो क्या है, ये ब्यूटेन है और एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर उत्पाद क्या होगा, यहाँ पर जल निकल जाए, क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा और ब्यूटीन बनेगी। लेकिन ये ब्यूटीन इस तरह की ब्यूटीन बनने वाली, देखिए इस तरह की ब्यूटीन ये बनने वाली है। तो ये दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसलिए ये ब्यूटीन है। ठीक है, तो ये बन जाएगी, यहाँ पर ब्यूटीन बन जाएगी इस तरह से। अभी हम जिस क्वेश्चन पर थे वहीं पर लौटते हैं। कहाँ था वो क्वेश्चन, ठीक है ये रहा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मुख्य उत्पाद क्या होगा। ये आपको रिएक्शन दी हुई है ना। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर HBr से रिएक्शन होगी। HBr से जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का रूल काम करेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर Br ऐड हो जाएगा सेकेंड कार्बन पर और यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह से। फिर ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लिया गया है ना, ये एक्वस KOH लिया गया है। उसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये इस तरह से यहाँ पर OH आ जाता है Br के स्थान पर। ठीक है, ये नाभिक से नई अभिक्रिया हो जाती है, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ये प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 9 क्वेश्चन में से SN2 तीव्रतम से कौन दर्शाएगा। तो यहाँ पर SN2 तीव्रतम दर्शाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। एक सेकेंड के है ना, कि SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटायन किस में बनता है, SN1 में बनता है। तो SN2 में क्या होता है, SN2 में होती है यहाँ पर SN2 का जो रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये सबसे इजीली SN2 तीव्रतम अभिक्रिया दर्शाएगा। कौन दर्शाएगा, CH3Cl, क्योंकि यहाँ पर संकरण अवस्था बनती है। क्या बनती है, संकरण अवस्था बनती है। और संकरण अवस्था के लिए जो कार्बन होना चाहिए वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, मतलब उस पर ज़्यादा कार्बन ऐड नहीं होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी आक्रमण करेगा तो इजीली चला जाए। ठीक है, ये संक्रमण अवस्था है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एल्कोहलों व फिनॉल में भेद किया जाता है। तो अगर हम FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, एल्कोहल और फिनॉलों में भेद किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किस अभिक्रिया के द्वारा एमाइड को एमीन में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर हाफमान निम्नीकरण अभिक्रिया होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये RCONH यानी कि एमाइड होता है, जो रिएक्शन के बाद क्या होता है, इस तरह से एमीन बन जाता है और एक CO2 यहाँ से अलग हो जाती है। तो ये एमाइड से क्या बना, एमीन बना। तो इस तरह से ये भी इस अभिक्रिया के द्वारा ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसके बने होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा के बने होते हैं। ठीक है, इसमें फास्फोरिक अम्ल नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रबलतम क्षार कौन सा है ना। इनमें में से यहाँ पर प्रबलतम क्षार कौन है, ये इन तीनों में से देखिए कौन है जो प्रबलतम क्षार है ना। अगर देखिए यहाँ पर जलीय अवस्था में होता तो ये आंसर हो जाता है ना, लेकिन क्या होता है, यहाँ पर अगर हम इस तरह की ये लोन पेयर होता है इस पर और CH3 को देखें, क्योंकि हमको दिया नहीं गया है प्रॉपरली, तो ये यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन घनत्व पर आते हैं, इस कारण इसकी जो क्षारकता है सर्वाधिक हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्टार्च किस इकाई का बहुलक है। तो स्टार्च क्या है, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। किसका बहुलक है, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है ना। देखिए फिर है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिर इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर बात करते हैं एक्टिनाइड जो है थोरियम से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, थोरियम से स्टार्ट होते हैं, जिनका जो परमाणु क्रमांक है वो 90 होता है। और ये चलते हैं कहाँ तक, ये चलते हैं लॉरेंशियम तक। कहाँ तक चलते हैं, लॉरेंशियम, जिसका जो परमाणु क्रमांक है 103 होता है।
हीमोग्लोबिन में केंद्रीय धातु आयन आयरन होता है, क्या होता है, आयरन होता है। विलेय के क्वथनांक बिंदु में विलयन के खाली स्थान समान, देखिए यहाँ पर ये विलेय का नहीं होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ विलयन का होता है, ठीक है, क्योंकि विलेय का नहीं होता। विलयन के क्वथनांक बिंदु में वृद्धि यहाँ पर विलेय की सांद्रता के समानुपाती होती है ना, जैसे सांद्रता बढ़ती है तो उसका क्वथनांक बिंदु बढ़ता है। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, तो ये इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई एथेन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा डीडीटी का डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अगर कोई इसकी स्ट्रक्चर पूछना चाहे तो वो इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर भी हम बता सकते हैं। देखिए ये हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर, यहाँ पर सी लग जाएगा एक, ये सी एल है, क्यों जैसा लग रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसको बना देते हैं इस तरह से, इसी ये लग गया, और यहाँ पर 1 2 एंड 3 ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन इसलिए थे, ये हो जाते हैं डीडीटी की स्ट्रक्चर और इसका नाम, ठीक है, फुल फॉर्म नाम जो भी कहना चाहो। ठीक, फिर देखिए एमिलोपेक्टिन जन्म में एविले होता है, क्या होता है, एविले होता है, जबकि जो एमाइलोज है ना, वो विले होता है। यहाँ पर एमाइलोज शुगर होती है ना, ये एमिलोपेक्टिन और एमाइलोज मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं स्टार्च के। प्रतीप सरकार द्वारा प्रतिबंध जल अपघटन अभिक्रिया, कैसे अभिक्रिया है ये, जल अपघटन अभिक्रिया। इसमें जो आणविकता होती है वो 1 होती है, क्या होती है, इसमें आणविकता कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। बेंजिल क्लोराइड का आपको आईयूपीएसी नाम देना है, तो इसका देखिए आईयूपीएसी नाम कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है, तो हमको क्या देना है, इसका नाम देना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथिल बेंजीन, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोमेथिल बेंजीन इसका नाम हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका नाम और स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि NaCl की जलीय में विद्युत प्रवाहित करने पर पीएच की जो मान है वो कितना रहता है, तो यहाँ पर पीएच मान 7 रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी रिएक्शन यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सीन है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन है ये, इसकी रिएक्शन हमने Br2 के साथ कराई है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो देखिए इस तरह से कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर Br और यहाँ पर Br यहाँ पर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये इसका नामकरण हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये सद्रज या जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर फिनॉल क्या देता है, तो ये बेंजीन बनाता है, क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, अभी ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अति लघुत्रात्मक या शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, जो 1 लाइनर या शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फैराडे का विद्युत बटन का द्वितीय नियम पूछा गया है, तो ये क्या है कि देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी हम लिखने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न है ना, विभिन्न वैद्युत अपघटनी वैद्युत अपघटनी विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकी
तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। क्या होती है? द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ठीक है, ये हो जाता है इसका नियम, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। इसका नियम हो जाता है, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये फैराडे का क्या है? विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। दो नियम दिए थे, तो ये था द्वितीय नियम। उसके बाद देखिए प्रतिलोम परासरण क्या है। प्रतिलोम परासरण क्या होता है कि जब हम एक को कोई दाब लगाते हैं ना, लिख देते हैं इसको भी, जब किसी विलयन पर जब किसी विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो शुद्ध विलायक सांद्र विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजरकर कम सांद्र विलयन की तरफ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं विपरीत क्या कहते हैं? परासरण। मतलब देखो, मैं आपको थोड़ा सा, ये आपने लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, हालांकि समझने का टाइम नहीं है, फिर भी क्या करते हैं हम कि ये इस तरह से, एक आपने शायद डायग्राम देखा होगा, इसको डिफरेंट कलर से कर देते हैं। इसको इस तरह से देखिए, इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर भरा हुआ है और इसके बीच में क्या है? वाटर है। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा बहुत वाटर है और यहाँ खूब वाटर भरा हुआ है। तो जहाँ वाटर ज़्यादा है वो कम सांद्र विलयन है, जहाँ वाटर कम है वहाँ सांद्र विलयन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? ये प्रेशर लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ये वाटर है वो इधर ट्रांसफ़र होता है, या अर्धपारगम्य झिल्ली कह लो इसको, क्या कुछ भी कह लो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ ऑलरेडी पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी की मात्रा बहुत कम, फिर भी यहाँ कम मात्रा से इधर जाएगा, तो इसको कहते हैं विपरीत परासरण। क्या कहते हैं? विपरीत। सामान्यतः क्या होता है, जो जल होता है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है। जब वो अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करता है तो उसको परासरण करते हैं, लेकिन यहाँ कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? हम विपरीत परासरण कह रहे हैं। ठीक है, ये होता है। उसके बाद देखिए, जेरोनियम और हैफनियम में क्या होता है? समान गुण क्यों है, क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि इनका आकार व परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि देखिए, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड है, C2O4 3, यहाँ माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, C2O4 दे रखा है जो 3 है, याद रखना कुछ इस तरह की कंडीशन है। यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरह की कंडीशन है। तो एक में 2 आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, क्या है? ठीक है, ये वाली कंडीशन आपको यहाँ पर दिख रही है। अब 3 है, तो 3 यानी भी लगभग 6 क्या हो जाते हैं यहाँ पर? -7। इसमें क्या होता है जनरली, जो आयरन है, आयरन यहाँ पर Fe3+ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है केंद्रीय धातु आयन की उपसर्जन संख्या आपसे पूछ गई, तो उसका आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो ये C2O4 है, ठीक है ना, ये क्या है? ये द्विधंतुक लिगेंड है। क्या है ये? द्विधंतुक लिगेंड है। क्या है? द्विधंतुक लिगेंड है।
तो द्वितंतु लिगेंड होने के कारण यहाँ पर ये 3 है, 3 दूनी 6, तो कितनी हो जाएगी ऑप्शन संख्या यहाँ पर 6 हो जाएगी। ठीक है, एक द्वितंतु लिगेंड है ये अकेला, यानी कि 2 यहाँ पर ऑप्शन बंद बनाएगा आयरन के साथ। इस तरह से ऑप्शन संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्या है ऑक्जिलेट है और ये कैसा है द्वितंतु के। ठीक है, उसके बाद देखो ये एक है यहाँ पर कि हाफमान ब्रोमाइड में अगर आपको अभिक्रिया देनी है तो ये आप इस तरह से दे सकते हो कि ये एमाइड के साथ रिएक्शन, प्लस में Br2 होता है, प्लस में NaOH लिया जाता है, 4 अणु इसके लिए जाते हैं और यहाँ पर देखो क्या बनता है, ये एमीन बन जाता है, प्लस में Na2CO3 करके बन जाता है, साथ में NaBr भी बन जाता है और H2O बन जाता है। लेकिन आपको मेनली ये बता दो और ये बता दो, 2 ही काफ़ी। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है हाफमान ब्रोमाइड। निम्नीकरण क्यों कहा गया इसको, क्योंकि यहाँ पर एक CO2 की संख्या कम हो जाती है। ताप बढ़ाने पर हेनरी पर स्थान पर क्या बढ़ता और क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर हेनरी स्थान का मान बढ़ जाता है, KH का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, KH का मान बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए VBT के आधार पर आपको यहाँ पर Fe6 संकुल आयन की संरचना और चुंबकीय। अब संकुल आयन की जो संरचना है वो अष्टफलकीय है। कैसी है, यहाँ पर अष्टफलकीय है। संकरण की बात करें यहाँ पर देखिए, संकरण जो होता है sp3d2 संकरण होता है और ये अनुचुंबकीय प्रकृति उससे कैसी होती है, इसकी अनुचुंबकीय प्रकृति होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पर आयरन जो है Fe+3 की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, Fe3+ की फॉर्म में है। और इसका जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की बात करें ये 4s2 और जनरली तो होता है 3d6 होता है, लेकिन क्योंकि जब ये +3 की स्टेज में होता है तो 4s0 हो जाता है और 3d5 हो जाता है। 5 इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिस कारण ये अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फिर यहाँ पर विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। 2 स्रोत। विटामिन ए की कमी से एनीमिया हो जाता है। क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, मतलब रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी होने लग जाती है यहाँ पर। और स्रोत की बात करें तो यहाँ पर इसमें हम बादाम, अखरोट और हरी सब्जियाँ लिख सकते हैं। ठीक है, हरी सब्जियाँ यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके जो क्वेश्चंस थे, छोटे क्वेश्चंस थे, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। सभी छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देख लेके जाइएगा कि किसी अभिक्रिया कोटि में 50% होने पर इतना समय लगता है, समय लगता है 320 केल्विन पर 20 मिनट लगते हैं। अभिक्रिया एक सेकंड और जहाँ आपको पता करनी है वो आप पता कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आदर्श और अनादर्श विलयन की कहानी है कि जो राउल्ट के सभी सांद्रता पर पालन करें वो होगा आदर्श, और जो राउल्ट के नियम को सभी सांद्रता पालन नहीं करे वो क्या होगा, अनादर्श विलयन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या है, अनुचुंबकीय है और प्रतिचुंबकीय, यद्यपि दोनों ही चतुष्फलकीय है। क्यों, तो ये जो है CO क्या है, ये प्रबल लिगेंड है, जबकि यहाँ पर Cl क्या है, दुर्बल लिगेंड है ना। तो यहाँ पर ये प्रबल लिगेंड होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। क्या होता है, युग्मन हो जाता है। इसी कारण ये तो कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है और ये अनुचुंबकीय होता है, जो कि आप बता सकते हो VBT की सहायता से आसानी से। उसके बाद देखो यहाँ पर है कि फ्रियोन का यूज हम करते हैं रेफ्रिजरेटर में। एक यूज यहाँ पर पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर में करते हैं। DDT कीटनाशक है, क्या है, कीटनाशक है, तो मच्छरों को मारने, उसके लार्वा मारने में। आयोडोफोम का उपयोग पूतिरोधी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, पूतिरोधी के रूप में। और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 का उपयोग होता है कार्बनिक विलायक के रूप में। किसके रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में यहाँ पर इसका उपयोग होता है। तो ये यहाँ पर कार्बनिक विलायक के रूप में हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बात करें तो हम, ये एक क्वेश्चन है जो आप देख लीजिए, इतना टाइम है नहीं कि इसके बारे में डिस्कस करें। बाकी जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी क्यों है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं, चाहे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, और फिर 4s2
3D5 होता है, लेकिन जब ये Mn+2 दर्शाता है तो होता है 4s0 3D5, है ना। ये क्या है, ये Mn+2 या 2+ की फॉर्म में, और Mn3+ जब ये शो करता है तो क्या होता है, ये 4s0 एंड 3D4। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये Mn2+ में जब होता है ये अर्धपूरित विन्यास होता है। कैसा होता है, अर्धपूरित विन्यास होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें अधिक स्थायित्व होता है। क्या होता है, अधिक स्थायित्व यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या मिलता है, अधिक विन्यास स्थायित्व यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अर्धपूरित विन्यास में कैसा होता है, अधिक स्थायित्व देखने के कारण ये अधिक स्थायी होता है, जबकि Mn3+ में ये अर्धपूरित विन्यास नहीं, इस कारण ये कम स्थायी होता है। बस इतना सी ये रीज़न है, आप आसानी से बता सकते हो। उसके बाद देखिए आयरन, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये संतुलित करनी है आपको समीकरण। उसके बाद देखिए यहाँ पर कारण दीजिए, क्लोरोफॉर्म क्लोरीन यौगिक फिर भी नाइट्रेट के साथ अवक्षेप नहीं देता है। तो क्लोरोफॉर्म क्लोरीन यौगिक फिर भी नाइट्रेट साथ यानी कि HNO2 के साथ कोई अवक्षेप क्यों नहीं देता है, रीज़न बताना है, ये भी बता सकते हो आप। फिर देखिए टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल एंड ब्यूटिल उनमें कौन तीव्रता से देगा और क्यों देगा। तो जो यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल क्योंकि यहाँ पर क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो वो ज़्यादा आसानी से देगा। बस वो रीज़न आप बता सकते हो। कैनिजारो अभिक्रिया जो होती है, कैनिजारो में एक का अपचयन होता है और एक का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, एक का अपचयन होता है और एक का ऑक्सीकरण यहाँ हमको देखने को मिलता है इसमें। इसी का ये क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया है। ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इजी अभिक्रिया है, कुछ खास ऐसी हार्ड अभिक्रिया नहीं है, ये भी बहुत हार्ड अभिक्रिया नहीं है जो कि आप कर नहीं सकते हो कि भैया ये तो होगी ही नहीं। तो उस तरह की एक अभिक्रिया नहीं है, इसी हार्ड अभिक्रियाओं में इसको हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कैनिजारो अभिक्रिया है, एल्डोल संघनन भी है इसमें। क्या है, एल्डोल संघनन। बस दोनों में इतना अंतर है कि कैनिजारो अभिक्रिया जब होती है तो उनमें क्या है कि जो ये होते हैं एल्डिहाइड होते हैं, इनमें अल्फ़ा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है, बस अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे आप देख भी सकते हो कि HC⋯O, ये दूसरा देखो यहाँ पर एक और एल्डिहाइड लेते हैं, सेम ये दोनों एल्डिहाइड है ना। एक में तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और एक का अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण अपचयन से देखो यहाँ पर क्या होता है, एक तो बना लेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक बना लेगा अल्कोहल, ठीक है। एक का होगा यहाँ पर, जैसे देखो अल्कोहल बन गया, उसका हो गया अपचयन, ठीक है, और जो अम्ल में बदल गया उसका हो गया ऑक्सीकरण। ये क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये, कैनिजारो अभिक्रिया है। उसके बाद बात करें एल्डोल संघनन में क्या होता है, तो एल्डोल संघनन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम बात करें CH3 CHO की ही बात कर लेते हैं, तो इसके दो अणु हमको लेने पड़ते हैं CH3 CHO। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन के कारण ये रिएक्शन होती है। तो उसमें क्या होता है कि पहले तो एक इस तरह का यौगिक बनता है, CHOH बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर CH2 CHO, बाद में यहाँ से जल का अणु निकल जाता है और जल का अणु निकल जाने से इस तरह का कंपाउंड बन जाता है, ये CHO, ठीक है। ये होती है एल्डोल संघनन, दो एल्डिहाइडों का संघनन हुआ है ना। ये बीच में एक अल्कोहल बना है, बाद में ये कीटेनाइल भी कह सकते, मतलब ये इनाइल बन जाता है, ठीक है। ये इस तरह से रिएक्शन थी। एक होती है विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया होती है। विकार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है कि जो कार्बोक्सिल अम्ल होते हैं उनकी सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया होती है। किनके साथ अभिक्रिया होती है, सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया होती है। और सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया होने के कारण, जैसे देखो ये लवण है, इसकी रिएक्शन हो रही है सोडा लाइम। सोडा लाइम में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस CaO, है ना। क्या होता है, सोडा लाइम और NaOH। ये देखिए मैं यहाँ पर स्पेशली अलग से बता देता हूँ, NaOH प्लस CaO, ठीक है। इसका यहाँ पर अनुपात है 3:1 होता है। उसकी रिएक्शन कराने पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्केन, साथ में सोडियम अलग हो जाएगी और CO2 निकल जाएगी। CO2 निकलने के कारण इसको क्या कहते हैं, इसी के कारण इसको हम कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक है हेल्फ होलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, यहाँ पर है। क्या है, हेल्फ होलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। देखिए ये अभिक्रिया क्या है, ये भी सिंपल अभिक्रिया है। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन का रोल है यहाँ पर मेनली। ये देखो यहाँ पर फर्स्ट में होती है ये
रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजन से रिएक्शन होती है, और फिर सेकंड रिएक्शन है जहाँ पर जल से रिएक्शन हो जाती है। तो इस तरह का कंपाउंड यहाँ पर देखने को मिलता है। अल्फा हेलोजन, कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है ना। अल्फा हेलोजन एसिड बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं, अल्फा हेलोजन। ये है हेल्फोलार्ड जल इसकी अभिक्रिया, ये फॉर्मिक एसिड की प्रयोगशाला विधि आप देख के जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डीएनए आरएनए में कोई दो अंतर आपको पूछे गए हैं। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज अम्ल है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए में होते हैं जो क्षार होते हैं, देखिए कौन कौन से क्षार यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है। जबकि आरएनए में कैसा होता है, यहाँ पर ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन होता है, लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। ये इनमें डिफरेंस है। यहाँ पर राइबोज शर्करा होती है, राइबोज शर्करा, ठीक है। यहाँ पर कैसे होती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, ये अंतर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पता कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन था। फिर यहाँ पर दिया गया है कि क्या होता है जब ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से रिएक्शन होती है। तो जहाँ पर देखिए ग्लूकोज में ऊपर CHO ग्रुप जो होता है वो बदल जाता है COOH में, तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ये आप देख सकते हो, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो इजीली हो सकता है। बाकी देखिए ये डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आए हुए हैं। एक बार सबको देख के जाइएगा, सभी को देख लीजिएगा, है ना, अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पर ये सफ़ेद अवक्षेप दिया गया है, जो कि कुछ, देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ इन सब की। सिंपल से स्ट्रक्चर है। यहाँ NH2 है ना, और यहाँ Br है, इधर भी Br है। तो ट्राइब्रोमो एनिलीन है। यहाँ सल्फेनिक अम्ल बना है, जो कि कुछ इस तरह से हो जाता है ना। यहाँ ये NH2 है, यहाँ SO3H है, ये स्ट्रक्चर हो जाती है। और ये तो डायोजोनियम सोल्ट है, N2Cl माइनस प्लस, ठीक है। ये डायोजोनियम सोल्ट हो जाता है। बाकी ये आपको दिख दिया गया है ना, ये आपको एक क्षारकता के बढ़ते क्रम में बताना है आपको कि बढ़ते क्रम में बताना है ना। तो यहाँ पर देखो कौन होगा सबसे पहले होगा यहाँ पर CH3NH2, फिर यहाँ पर ये CH3 का होल थ्राइज N, और फिर होगा सबसे ज़्यादा होगा बढ़ते हुए क्रम में बताना है, तो ये CH3 होल ट्वाइज का NH, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक है, उसका भी आपको एक इजी सा, देखिए यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, इसके स्ट्रक्चर में बना देता हूँ इधर। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, ये रहा, ये इसकी स्ट्रक्चर है हिंसबर्ग अभिकर्मक की, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये सभी थे क्वेश्चंस, इतने ही हम आज डिस्कस करते हैं। बाकी आप देख के जाएगा सभी क्वेश्चंस को। काफ़ी क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस किए, काफ़ी सारे रिएक्शंस भी है, और भी डिस्कशन कर सकते हैं हम, लेकिन आज के लिए बस इतना करते हैं। मिलते हैं आपके सॉल्यूशन में, एक बार अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा, फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो और आप चाहते हो कि इसी तरह से आपको नई नई इन्फॉर्मेशन भी मिले आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, और आपके वार्षिक में भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हम लोग, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे आपकी वार्षिक तैयारी के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।